अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और रमज़ानुल मुबारक खुशियों का महीना है। उसके बाद रोज़ों के बाद ईद का तोहफ़ा मिलता है और मुल्क भर में लोग, कराची शहर में लोग, पूरी दुनिया में लोग रमज़ान में ही रमज़ान के महीने की भी और ईद की भी तैयारियां करते हैं। बच्चों के कपड़े हों, दीगर अखराजात हों, उसके लिए प्लानिंग्स करना शुरू कर देते हैं। अच्छी ख़बरों का इंतज़ार रहता है, जैसे रोज़ों के बाद ईद की अच्छी खबर मिलती है, एक तोहफ़ा मिलता है। इसी तरीके से रमज़ान में अपनी हुकूमत से, अपनी इंतज़ामिया से भी लोगों को उम्मीदें होती हैं कि कोई पैकेजेस मिलेंगे, डील्स मिलेंगी, डिस्काउंट्स मिलेंगे, रिलीफ मिलेगा। मगर इस बार बदकिस्मती से रमज़ानुल मुबारक आने से महज चंद रोज़ पहले एक बड़ी बुरी ख़बर सामने आई है और वो ख़बर ये है कि मुल्क भर में कायम जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, जो कई दहाइयों से इस मुल्क में कायम हैं, उनके 2900 से ज़ायद मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है एक ही दिन के अंदर, एक लेटर निकाल के। यानी कि 2900 ख़ानदान, ये वो मुलाजमीन हैं जो कि 10 साल 12 साल से लेकर और 20 साल 24 साल तक की मुलाजमत कर चुके हैं। इस इदारे को अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दे चुके हैं। गो के मुलाजमीन अभी भी कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर डेली वेजेस मुलाजमीन कहलाते हैं, जबकि ये मुलाजमीन ख़ुद को डेली वेजेस मानने पे तैयार नहीं है। इनका कहना है कि जनाब, जब 20 साल इस इदारे को दे दिए तो क्या हम आज भी डेली वेजेस हैं? तो इन मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है और ये रमज़ानुल मुबारक से चंद रोज़ पहले ही किया गया है। तशवीश की लहर दौड़ गई है। सिर्फ कराची के अंदर 80 के करीब यूटिलिटी स्टोर्स हैं, जिनमें जो बरतरफ मुलाजमीन हैं उनकी तादाद भी कुछ कमोबेश इतनी ही है। और अब रमज़ानुल मुबारक कैसे गुजरेगा, ईद कैसे मनाई जाएगी, इन मुलाजमीन को ये फ़िक्र लाहक हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स का ये क्या मामला है, क्यों बरतरफियाँ हो रही हैं, इस सारे मामले पर आज अपने इस शो में हम बात करेंगे। सहूलत मिलती है वहाँ? कोई सहूलत नहीं मिलती है। फिर क्यों करते हो? गया हूँ, अच्छा। कभी करी है। हाँ। लेकिन अब नहीं करते। अब नहीं करते। हाँ। अच्छा, सहूलत क्या नहीं मिलती भाई? सहूलत क्या नहीं मिलती? यहाँ पे आप बाहर से चीनी ले लो, दाने वाली चीनी मिलेगी, वहाँ पाउडर मिलेगा, ख़राब होती है क्वालिटी। क्वालिटी बिल्कुल थकी हुई होती है। हाँ। अब आप जहाँ भोजना मार्केट से घी का पैकेट ले लो, वहाँ पे 20-30 रुपये का फ़र्क आएगा। लेकिन भोजना मार्केट से आपको दानेदार घी मिलेगा, वहाँ पे ऐसा लगेगा ऑयल ले लो आप घी की जगह। ओह अच्छा। अच्छा, ये माल तो सारा गवर्नमेंट खुद परचेज करवाती है ना? यह गवर्नमेंट के इदारे बोलते हैं कि हम परचेज करवाते हैं, लेकिन नीचे वाले तबका आपको पता है कहाँ की मार बंदा खाने वाला है। अच्छा भाई, माल तो वही खरीदवा के देते हैं। यह मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि थर्ड क्वालिटी माल होता है उसका पूरा। थर्ड क्वालिटी माल होता है। अभी 2900 मुलाजमीन को निकाल दिया गया है यूटिलिटी स्टोर्स के। रमज़ान में अभी एक हफ़्ता बाकी है, एक ही दिन के अंदर उन्हें फारिग कर दिया गया है। सही है? तो करप्शन करी होगी ना भाई। करप्शन कर रहे होंगे। एक बंदा खाता है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज़्यादा खाता है। एक 1.5 लाख रुपए का माल उठा के वो एक साथ क्वान्टिटी में किसी को घी दे दिया उन्होंने, समझे? अब हम जैसे तुम जैसे यूटिलिटी स्टोर जा रहे हैं, वो बोलते घी है ही नहीं। अच्छा, ये पॉइंट है कि किसी दुकानदार को दे दिया, सेटिंग बनी हुई है, 2.5 लाख का माल उठा के दे दिया इकट्ठा। अच्छा 2 लाख का 50,000 रुपये उससे ले लिए, वो आगे 5 लाख का माल बेच देगा। भेज देगा, वो उसकी मट्टी के। क्योंकि अभी रमजानों में घी की तेल की खपत ज़्यादा होती है, इसके अंदर इसी चक्कर में क्रेप जो होंगे उनको निकाला होगा। तो ये इदारा खुलना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, या बेहतर होना चाहिए? खुलना चाहिए, पर गरीबों को तो सहूलत मिले उसमें। अच्छा, सहूलत ही नहीं इस है। इदारे को बंद करना इसका हल है? मुलाजमीन को निकालना, 13-14 हज़ार लोगों को निकाल दें। मुलाजमीन निकलेंगे तो वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। उसमें पकड़े उसको जो करप्शन कर रहा है। अच्छा। जो पैसे ले रहे हैं कि इकट्ठा 2 लाख 2.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा उन्होंने, किसी भी दुकानदार को इकट्ठा माल उठा दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना। अब जिसमें जो नहीं है वो भी इसके अंदर लपेट में आ रहा है। अच्छा, मतलब मुलाजमीन को निकालना हल नहीं है? हल नहीं है। करप्शन जो कर रहा है क्रेप, हाँ। उनको पकड़ा जाए। अच्छा, अगर जो मेन मैनेजर है, जो बैठा हुआ है, उसके हाथ के नीचे जो है खास बंदे उनके, हाँ। अब डील कर ली इस भाई से कि यार तेरे को रमजान में मिल जाएगा 1.5 लाख का 2 लाख का माल की टेंशन नहीं ले। हाँ। गया सारा। अब हम जैसे तुम जैसे जाएंगे तो क्या तो बोलेंगे? बड़े बड़े सेठ साहब माल ले जाते होंगे पूरा स्टोर का। होता ही यही है।
और जिसने गरीब ने 10 रुपए की बचत करने के लिए वहाँ जाना है वो खाली हाथ खाली वापस आ हाथ रहा है। आएगा, उसको घी नहीं गरीब को मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलता। गरीब को बोलते हैं घी का पैकेट लोगे तो उसका 1 किलो चीनी लेनी पड़ेगी, 1 किलो दाल हाँ लेनी ये पड़ेगी। बोलते हैं, हाँ, ये बोलते हाँ, हैं, ऐसा ये है। अपना सिस्टम लगाया हुआ है उन्होंने। हालांकि हुकूमत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अपना सिस्टम उन लोगों का भाई। वो बोलते हैं गरीब को कुछ मिले ही नहीं, जो हम दुकानदारों को देना चाहें हम बेचें, हम कमाएं। अब वो बेचारा आया है कि मैं चीनी यहाँ से ले लूँ सस्ती, तो उसको बोल रहे हैं तेल भी खरीदो। तो 2 घंटे वो लाइन में खड़ा रहेगा अंदर घुसने की फैमिली के साथ। फिर वो 2 घंटे बाद वो अंदर घुसेगा और उसको ये ऑप्शन मिलेगा, वो बोलेगा मैं क्या करूँ। चलें ठीक है, इदारे को बेहतर बना दिया जाए, को बेहतर बनाना चाहिए। हाँ। एक लोगों को हमारे पकड़ा जाए, करप्ट लोगों को पकड़ा है, हाँ। चाहे वजीर ही क्यों ना हो, हकीकत बात है, है चाहे ना? वजीर क्यों ना हो। क्योंकि ये तो वजारत के तहत चलता है, ये वाला हकीकत बिल्कुल विफाक सही का बात इदारा है। जी बिल्कुल ठीक है ऐसा ही है। जी। चलें ठीक है जनाब, ये कराची वालों की राय थी यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से। फ्लॉस तो है ना कहीं गफलत तो सामने आ रही है। अब देखें, एक आम आदमी भी इस बात को समझता है कि हमने पहले तो यूटिलिटी स्टोर्स वालों का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। उन्होंने बता दिया जनाब कि 20 साल 25 साल हमने इदारे को दिए हैं और बड़ी खिदमात हैं, मगर जो बात सामने आई है वो ये भी है कि आप अगर स्टोर्स पे जाते हैं, एक तो आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, वैरायटी भी नहीं होती, क्वांटिटी भी नहीं होती। अगर जो गवर्नमेंट ही वो माल परचेज़ कराती है, मगर जो कुछ लोअर स्टाफ होता है उस पर मुबैना तौर पर ये भी इल्ज़ामात हैं कि वो पता चला कि एक पूरे स्टोर का 60-70% माल, जिसमें आटा, दाल, चीनी, घी वगैरह शामिल है, वो किसी एक बड़े दुकानदार को महज चंद हज़ार रुपए की रिश्वत के एवज़ बेच दिया। और जिस मकसद के लिए यूटिलिटी स्टोर्स खोले गए थे कि एक आदमी जिसे 10 रुपये 5 रुपये बचाने हैं, चाहे वो चीनी के ऊपर हो या आटे के ऊपर, वो आके यहाँ से ले ले, वो मकसद उस तरीके से पूरा नहीं हो रहा था। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद मुलाजमीन की बरतरफ़ी को कोई भी जायज़ नहीं समझता, और वो भी रमज़ानुल मुबारक के महीने से पहले 2900 अभी निकाले हैं और अगले फ़ेज़ में दोबारा 3500 की बात अंदरून खाना गर्दिश कर रही है। कुल मिला के 13-14 हज़ार लोग हैं जिन्हें घर भेजना, जिन्हें नौकरी से फारिग करना किसी तौर भी जस्टिफाइड नहीं है। जो हो सकता है वो ये है कि जिस मकसद के लिए इस इदारे को बनाया गया था, उस मकसद के उसूल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए, इक़दाम उठाए जाएँ, जिसमें सर फहरिस्त नंबर 1 इसके अंदर क्वालिटी जो है वो अच्छी रखी जाए, क्वांटिटी हो, वैरायटी हो, इसके आउटलेट्स ज़्यादा खोले जाएँ। अब कराची जैसे शहर में जहाँ करोड़ों की आबादी है, सिर्फ 75-80 आउटलेट्स, यूटिलिटी स्टोर्स कुछ भी नहीं कर सकते। इसे सैकड़ों की तादाद में होना चाहिए, जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर हर चीज़ अवेलेबल हो और लोग हुकूमत की दी गई सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकें। करप्शन जिसकी वजह से ये सारा मामला हो रहा है, उसको रोकना इदारे की और हुकूमत की जिम्मेदारी है। सवाल ये, यूटिलिटी स्टोर से कभी शॉपिंग की है? काफ़ी दफ़ा की है यूटिलिटी अच्छा। स्टोर से, काफ़ी दफ़ा यानी शॉपिंग की है। अपना पंजाब चौरंगी में जो बना हुआ है यहाँ पर तमस के पास। हाँ, जी। क्या क्या सामान वहाँ से मिल जाता है आपको? वहाँ से घरेलू जो राशन होता है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं? तकरीबन सब चीज़ें मिल जाती हैं और रियायत की रेट पे मिल जाती थी। रियायत पे मिल जाती जी हैं? बिल्कुल मिल जाती है। अच्छा, वो पंजाब कॉलोनी वाला अगर यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिया जाए तो सही है या गलत है? गलत है, नाजायज़ है, आवाम के साथ नाजायज़ है। वैसे ही इतनी महंगाई है, जाहिर सी बात है, महंगाई के दौर में बंदा, गरीब बंदा वहाँ चले जाता था, 2 पैसे की बचत हो जाती है। थी, जाहिर सी बात है। और क्या करता हो, तो अगर ये बंद हो जाएगा तो जुल्म है मुल्क में, हमारे जो है ना गरीबों के साथ जुल्म है ये बिल्कुल। आटा, घी, चीनी, दालें, ये सारी चीज़ें मिल जाती थी आपको वहाँ पर? जी, बिल्कुल सब कुछ मिल जाता था। घरेलू जितने आइटम थे तकरीबन हर चीज़ मिल जाती थी, अवेलेबल थी उनके पास। कितना फ़र्क आ जाता होगा? मिसाल के तौर पे मेरे घर में 20,000 का राशन आता है, वो 20,000 का राशन मैं किसी सुपर मार्ट की जगह यूटिलिटी स्टोर से लूँ तो वो कितने का आ जाएगा? वो तकरीबन यूटिलिटी स्टोर से तकरीबन 14-15 हज़ार का आ जाता था। इतनी खासी जी, अच्छी खासी बचत है। बचत हो जाती ये बड़ी अहमियत रखता है 5,000 रुपये भाई। सही है। यूटिलिटी स्टोर से काफ़ी बचत हो जाती है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आपके इलाके में कितने यूटिलिटी स्टोर्स हैं? हमारे इलाके, मैंने तो कराची में बहुत कम ही जगहों पे देखे। हाँ। ठीक है, ज़्यादा होने चाहिए? ज़्यादा होने चाहिए। हर इलाके में तकरीबन एक तो होना चाहिए। हर इलाके में एक होना चाहिए। चलें ठीक है जनाब, कराची शहर के रिहायशी वो यूटिलिटी स्टोर्स को कैसा देखते हैं, उनकी नज़र में इसकी कितनी अहमियत है और वो क्या चाहते हैं कि ये यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो जाएं, कम हो जाएं या इनमें इजाफा हो जाए, क्या उनकी सोच है और क्या उनका तजर्बा है, इस हवाले से ज़रा उनसे बात करते हैं। रिलीफ मिलता है? फिलहाल तो नहीं हो, नहीं होता। वजह? जो रेट मार्केट में वो यहाँ पर भी हो। नहीं, उससे तो कम होता है रेट, उससे तो कम होता है रेट। नहीं भैया, वही है तकरीबन। नहीं होता।
अच्छा, कम होना चाहिए। हुकूमत तो देती है, अरबों रुपए की सब्सिडी देती है ना इनको। भाई 50 वाली चीज़ 45 में बेचने के लिए दी जाती है इन्हें। दी जाती है, लेकिन यहाँ मुझे तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि गरीब बारी पता कि जो भी आता कहता है कि यहाँ पर क्या बराबर ही है रेट मार्केट में। अच्छा, रेट बराबर होता है। हुकूमत चाह रही है कि ज़रा इस यूटिलिटी स्टोर के इदारे को कुछ प्राइवेटाइज़ किया जाए, कुछ कम कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। ये सही है? अच्छी स्कीम है। ख़त्म कर दें, ख़त्म कर दें यूटिलिटी स्टोर्स। ख़त्म करने का तो मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट चाह रही है तो उसकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हमारी। हाँ, अगर वो चाहती है कि ये अगर लॉस में जा रहा है तो लॉस में जा रहा है तो बंद कर दें। अच्छा चलें, ठीक है जनाब। मुख्तलिफ आ रहा है लोगों की और इस पर हम बात कर रहे हैं ज़रा कराची शहर के लोगों से, तो वो क्या कहते हैं। दुकान यूटिलिटी स्टोर सरकारी आपके इलाके में भी होगा? हमारे इलाके में तो नहीं है। कहाँ है आपका इलाका, कौन सा है, कहाँ रिहाइश है? कराची में? नॉर्थ नाज़माबाद में है ना बहुत। कटीबाड़ी। अच्छा, यहाँ से कभी सामान खरीदा है घर का? यहाँ से नहीं खरीदा। नहीं खरीदा, वजह? नहीं खरीदा यार। कहाँ से खरीद? तो मोहल्ले की परचून की दुकान से? वहाँ से। अच्छा, अगर ये होने चाहिए वैसे बंद कर दिए जाएं। मैंने सुना है यहाँ सस्ता मिल रहा है सामान। हाँ, सस्ता मिल रहा है, फिर तो होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा ठीक है। ये स्टोर्स भुट्टो साहब के दौर में बने थे 1971 में। कितनी अहमियत है यूटिलिटी स्टोर की? शहर में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होने चाहिए। आपने शॉपिंग की है, वहाँ से ख़रीदारी करते हैं? कभी की है? कभी भी नहीं। वजह क्या है? एक तो है कम हाँ, सामान नहीं होता। सामान नहीं होता उनपे, हाँ। वैरायटी पूरी नहीं होती हाँ, और हालांकि पैसों में तो फ़र्क होता है, रेट में क्वालिटी नहीं होती ना, क्वालिटी नहीं होती। क्वालिटी नहीं होती और हमारे शहर में है कम, हैं भी बहुत कम है। ढूंढना पड़ता है। ढूंढना पड़ता है अभी नहीं। हुकूमत ने कोई 3000 के करीब इनके मुलाजमीन को निकाल दिया है और रमज़ान से बिल्कुल चंद रोज़ पहले जिनकी 20 साल 15 साल की सर्विस थी, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको वाइंड अप किया जाए। सही फैसला है, सही फैसला। निकाल दें लोगों को। बेनिफिट को आवाम को बेनिफिट नहीं तो क्या फ़ायदा, वो खा के अपनी जेबें भर रहे हैं। तो ये इतने सारे मुलाजिम कहाँ जाएंगे जो 13-14 हज़ार लोग हैं? भाई माल तो गवर्नमेंट दे रही है, वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं। 3 करोड़ आवाम का नहीं सोच रहे, आप थोड़े 10,000 का सोच रहे हैं। 3 करोड़ आवाम परेशान है कि कराची में लोग परेशान हैं, यहाँ पे तो उसकी फिक्र नहीं है आपको। नहीं तो ये बेहतर नहीं है कि उस सामान की वैरायटी को अच्छा कर दिया जाए, आउटलेट ज़्यादा खोल दिए जाए? आउटलेट ज़्यादा खोल दिए जाए। हाँ आउटलेट ज़्यादा खुलेंगे तो कामयाब होगा, हाँ। आउटलेट उसके है नहीं तो चलता ही नहीं है वो। पहले 120 थे, अब 80 रह गए। तो ये और कम हो जाए, ये तकरीबन हो रही है 500 नहीं पूरे शहर में, 500 होने चाहिए। तो फिर मतलब बंद नहीं है, वो ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा हो जाए, फीस का रिजल्ट अच्छा है। चलें ठीक है जनाब अली, मुख्तलिफ राय है, ये बात तो है कि लोग क्या सोचते हैं इस हवाले से। देखें, एक 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद और वहाँ मौजूद माल की क्वालिटी, और एक और चीज़ वहाँ मौजूद माल की क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से दी जाएँ तो शहरी समझते हैं कि जनाब बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा जी, ये मामला है क्या और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो वक्त बताएगा। गवर्नमेंट के अपने कुछ रीज़न्स हैं, यूटिलिटी स्टोर्स वालों के अपने कुछ मामलात हैं, मगर अगर इन सारी बातों को साइड में रख दिया जाए ना तो एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, और वो बात यह है कि जो मज़दूर तबके का मुलाजिम था इस इदारे के अंदर, जिसे हम डेली वेजेस कह रहे हैं, जिनकी तनख्वाह मज़दूर की तनख्वाह के बराबर ही बनती है, वो 2900 से ज़ायद लोग घर बैठ गए। अब उन्हें ये मज़दूर की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, और इस महंगाई के दौर में रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले वो अपने घर के मामलात कैसे चलाएंगे, उनके बच्चे ईद कैसे मनाएंगे, वो अपना बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, इन तमाम तर चीज़ों पे ज़रा हम इन लोगों से बात करते हैं। लेटर नीचे कर लें। वसीफ़ नूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत देर से मुझसे बात करना चाह रहे थे। वसीफ़ भाई, मुझे ये बताएं कि कितने 6-8 महीने से काम कर रहे हैं यहाँ? साल नहीं, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, और मैं ये 2011 में मेरी नौकरी स्टार्ट हुई थी, ये मेरा लेटर है। और हम लोगों को इतवार, अभी हम मंडे को आए तो कह रहे हैं नौकरी से निकाल दिया, और आप लोग घर जाइए। तो हम और हमारे 18-20 साल भी वर्कर हैं बेचारे, उनकी भी नौकरी है।
तो वो मंडे से पहले आपको नहीं पता था कि आप दफ्तर आएंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा? नहीं, हम मंडे को आए ना, हम अपने घर का सौदा ले रहे हैं यूटिलिटी से कि अपनी सेल अच्छी हो। हाँ। तो वो कह रहे हैं आप लोगों को निकाल दिया, आपको पता नहीं है। मैंने कहा नहीं। तो फिर हम अफसरों के पास आए। अब वो स्टोर वाले कह रहे हैं यहाँ आपको बैठने का क्या फ़ायदा, आप बाहर जाएं। आप बाहर जाओ और जब आपकी नौकरी स्टार्ट हो ना तो फिर आप आना। फिर आना। और वो अल्लाह का वास्ता है कि गवर्नमेंट हमारी नौकरी नहीं छीने। हम 15 साल से नौकरी कर रहे हैं और हमारे बच्चे रोड पे आ जाएंगे। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है हम सब ना हमारे बच्चे हम सब वही हैं, कोई अलग नहीं है। और जो है हमारी माँ बहनें रोड पे भीख मांगेगी, फिर जब नौकरी निकाल दे तो बेचारी उनको कोई चले जी। और जो है हम और यूटिलिटी के हमारे स्टोरों पे जाके वीडियो बनाए। सामान बहुत कम, आधे से आधे है नहीं। आटा नहीं दे रहा 2 महीने से, चीनी दुकान की रेट की बराबर, घी तेल जो गरीबों को 100 रुपये किलो कम होना चाहिए ना, मान घी तेल और दालें मूंग मसूर के अलावा कोई है नहीं। तो इतना सामान है नहीं, तो घी तेल 100 रुपये किलो कम हो, हम भी घर लेके आप अपने घर का सामान यहीं से लेके जाते हैं? हाँ, लेकिन चाहे कैसा भी हो। हाँ, कभी कभार तो घर वाले कहते होंगे ना आटा जरा मजेदार नहीं जो था। बचत वाला सामान होना चाहिए ना, वो तो है ही नहीं हमारे। अब मैं डबल नौकरी करता हूँ, यहाँ से बंद होकर शाम को चिप्स की मशीन लगाता हूँ 6 बजे से रात 11 बजे तक, तो 12-13 हज़ार मिलते हैं। तो इस तरह अब ये 38 हज़ार की हमारी नौकरी चले जाएगी। 20 हज़ार के दूध पैम्पर हैं बच्चों के, बिजली के बिल, तो हम कहाँ से देंगे? और हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। 15 हज़ार में घर कैसे चलेगा? हमारी गवर्नमेंट बहाल करी जाए और हमें पक्का करा जाए, 15 साल के ग्रेड के हिसाब से तनख्वाह दे। और हम लोगों को पता ये आपका लेटर जो है 225 रुपये पर वर्किंग डे, ये आप इस पर अपॉइंट हुए थे। जी। अभी कितना वर्किंग डे आपका? अभी पता नहीं 1200-1300 होगा ऐसी। 14-27, तो मतलब कोई 37,000-38,000 रुपये बन जाता है। हाँ, 37-38 होगी। अब ये चले आएगी, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। हमें बर्बाद कर दिया, मर जाएंगे हम लोग। अल्लाह का अज़ाब आएगा इन पे ना, सब पे। ये हमें बर्बाद कर दिया। चले जी, ये अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे। हमारी नौकरी, अल्लाह पाक बचा हमारी नौकरी। हमने अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह पाक हमारी नौकरी बचा। अल्लाह पाक इनको सब्र दे। बहरहाल देखें, ये वो जज्बात हैं जो जब इंसान परेशान होता है ना, तो फिर उसके लफ्ज़ों से आया हो जाते हैं, उसके जज्बात उभर कर सामने आ जाते हैं। फिर वो ये नहीं देखता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, मेरे मद्दे मुकाबिल कौन खड़ा हुआ है, कि मेरे मद्दे मुकाबिल कोई चौधरी है, कोई वडेरा है, कोई मुशीर है, कोई वज़ीर है। फिर वो ये नहीं देखता है, क्योंकि उसने अपने पेट को देखना होता है, अपने घर को देखना होता है। अब ऐसे मुलाजमीन के जिनका गुज़र बसर ही इस नौकरी के ऊपर है और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा, 15 साल इंसान ने अपनी जवानी एक ने दे दी है, 20 साल किसी ने लगा दिए हैं, तो ऐसे लोगों को तो जंग ये करनी चाहिए थी कि हमें सहूलियात में इजाफ़ा किया जाए, हमारी कन्फर्मेशन की जाए, हमें पिछले ग्रेजुएटीज़ दी जाएँ, बाकी सारे मामला किए जाएँ। तो इस वक्त वो जंग अपनी बका की कर रहे हैं कि हमारी भाई नौकरी तो छोड़ दो खुदा के वास्ते, ताकि हम अपने घर का ख़र्चा चला सकें। ये 37-38 हज़ार रुपये ना इस महंगाई के दौर में एक डेली वेजेस मुलाजिम के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। जितने एम्प्लॉइज़ हैं, मुझे बखूबी अंदाज़ा है, जैसे भाई ने बताया ना, यहाँ से जाने के बाद वो फिंगर चिप्स लगाते हैं, ऐसे कोई बर्गर लगाता होगा, कोई बाइकिया चलाता होगा, क्योंकि 37-38 हज़ार में भी घर नहीं चलता। अगर किसी के 2 बच्चे भी हैं ना, तो भी मामला नहीं चलते। कितना अर्सा हो गया जॉब को आपकी? सर मेरे को तकरीबन 14 साल हो गए। 2011 का ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। हाँ। इसके बाद से मुझे कभी ये नहीं पता चला कि मुझे कब निकाला इन्होंने, 3 महीने बाद निकाला है या नहीं निकाला। जैसे दुनिया का कानून है कि 3 महीने बाद रेगुलर हो जाता है बंदा, लेकिन हमें आज तक नहीं पता चला कि हमें कब निकाला या दूसरा ज्वाइनिंग लेटर कभी इन्होंने दिया हो। ये सिर्फ एक ही ज्वाइनिंग लेटर है हमारे पास 2011 का, बस ये एक लेटर है। बस 2011 से अभी तक हमारे को 14 साल हो गए मेरे को इस इदारे में। डेली आते हैं जॉब पर? डेली जॉब पर आते हैं, रिकॉर्ड है यहाँ पे, डेली सैलरी देख लें। कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि सेटिंग हुई हुई है, हफ्ते में एक दिन आ गए हाजिरी लगा के चले गए? कहीं पर भी नहीं है, किसी वर्कर का नहीं, किसी वर्कर का नहीं। ये सीसीटीवी कैमरे नस्बे हमारे तमाम स्टोर पे। गवर्नमेंट से पूछा जाए कि ये 11 साल में अगर कोई कानून, कोई अदालत कह दे कि 3 महीने के बाद अगर कोई रेगुलर नहीं होता, 3 महीने के बाद रेगुलर नहीं होता, पूरी दुनिया का कानून है कि 3 महीने बाद आप रेगुलर हो।
भैया हमें 14 साल अच्छा, हो गए, इतना- सिर्फ चंद जो है ना हमारे फंड रोकने के लिए हमें डेली वेजेस पर रखा गया, हाँ। सिर्फ ताकि हमारे को जो हाउस रेंट मिलता है वो नहीं मिले, सैलरियां हमारी कम रहे, उस वजह से हम आज तक डेली वेजेस पर ही हैं। हाँ। अच्छा, शुरू में नौकरी हुई थी जी। और पता चला कि भाई साल 1.5 साल के बाद कंफर्मेशन नहीं हो रही, तो अब छोड़ने का ख्याल नहीं आया कभी कि छोड़ देते हैं, ये 37-38 हज़ार तो कहीं भी मिल जाएंगे? उस वक्त तो और भी कम थे। उस वक्त तो हमारी जब हम यहाँ पे ज्वाइनिंग दी 200 है उस रुपए पर वक्त डे तो होगा। मतलब 3,500-4 हज़ार रुपए इस तरह मंथली मिलती थी हमारे को, लेकिन एक आस थी, हाँ, आस थी हमें हाँ, हमेशा कि यार से एक आस सरकारी थी, इदारा है। यूनियन थी हमारे हाँ। पास, हमें हमेशा से एक आस थी कि अब रेगुलर नहीं हो तो कल। जाएंगे, अब रेगुलर हो जाएंगे, अब ये कहते थे। हाँ, एक कि साल में, असूल ऐसा ही है, होता था। यूटिलिटी वालों का उसूल है, हमारे सारे अफसरों ने कहा, सरदार साहब ने, हमें और आज सबने- तक यही कहा है। लेकिन हमें वो तो बहुत सारे तो आपके अफसर अब होंगे भी नहीं, नहीं है, रिटायर हो हाँ, गए, रिटायर भी हो गए कोई कुछ फौत तो। हो गए। आज हाँ। तक यही हम इस आसरे पे है कि हम सारे रेगुलर हो गए इदारों में हैं, पक्के हो गए, नहीं हुए। हमारे नहीं हुए। DW हमारे नाम के साथ 15 साल से लगा हुआ है, DW डेली वेजेस। डेली वेजेस। अच्छा, उस चक्कर में सिर्फ हमारे को फंड कम मिले, हमारी सैलरियाँ कम मिले, हमने भी एक्सेप्ट करा, कभी ना कभी तो होंगे, हाँ। कभी ना कभी तो होंगे, लेकिन एकदम अचानक इस तरह अभी हमारे क्या ऊपर- चाहते हो अभी गवर्नमेंट यही से? चाहते हैं कि ये अगर हमें डेली वेजेस पे 15 साल से रखा हुआ है, हाँ। तो हमें आप रेगुलर नहीं कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं कर रहे, मतलब डेली वेजेस की तरह ही चलाया जाए। ये रमज़ान का मंथ वो है, रमज़ान से 15 दिन पहले हर साल तकरीबन मैंने 14 साल देखा है कि हम 100-150 वर्कर अपने लाजमी एहतिजाज डेली कर रहे हो। वेजेस पे हाँ। भर्ती करते थे रमज़ान में। अच्छा, एक्स्ट्रा करते थे? अच्छा। एक्स्ट्रा इन दिनों में, जिन दिनों में हमें निकाला है उन दिनों में हम एक्स्ट्रा दिनों में डेली भर्तियां होती वेजेस थी। 1 महीने के लिए हाँ। डेली वेजेस भर्ती किया है हमने हमेशा, और ये पहला रमज़ान है कि हमें निकाला गया है इन दिनों में। अभी एक जैसे कोई सरकारी मुलाजिम जिसको सारी बेनिफिट सारे सहूलियात होती हैं, तो उसके तो कुछ बैकअप्स बने हुए होते हैं ना, कोई अकाउंट में 2-4-5 हज़ार एक्स्ट्रा पड़े हैं, कोई और चीज़ें हैं, तो वो अपना महीना 1.5-2 गुजार लेता है। डेली वेजेस जो मुलाजिम होता है, अगर इस महीने उसे उसकी उजरत ना मिले, अगला महीना उसका कैसे जाता है? होते हैं कुछ मामला? यही सोच के तो हम परेशान हैं कि ये सैलरी हमारी कब आएगी, और आएगी तो अगली सैलरी हमें रमज़ान में कुछ नहीं मिलने लगा। ये सैलरी हमारी अभी आ जाएगी तो अगले महीने तो हमें पर रमज़ान में सैलरी नहीं होगी, हमें निकाल दिया ना अपने रिश्तेदार रमज़ान में। 15 दिन रमज़ान से पहले हमें निकाला गया है, तो मतलब हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। EOB कार्ड बना हुआ है हमारा, 14 साल वर्किंग हुई हुई है उस पर, वो भी 15 साल से कम नहीं मांगता। अगर 60 साल बाद वो हमें कुछ देना शुरू करेगा तो वो तो अभी की बात भी नहीं है। वही तो बात कर रहा हूँ कि हमें 15 साल भी नहीं हुए, 14 साल पे हमें निकाला है, वो हमारा बेकार हो गया। और बाकी ये तो आपके सामने ही है कि 15 साल से डेली वेजेस कोई नहीं है आज तक, किसी इदारे में कोई नहीं है 15 साल से डेली वेजेस, 18 साल से डेली वेजेस। ये सिर्फ यूटिलिटी स्टोर का कानून है, यहाँ की मैनेजमेंट का कानून है, सिर्फ चंद फंड बचाने के लिए इन्होंने हमें डेली वेजेस पर रखा। अच्छा, यहाँ पर एक साहब और खड़े हुए। मैं जब एंटर हुआ ना, तो उनसे मेरे प्रोड्यूसर ने पूछा कि आपको कितना अरसा हो गया यहाँ काम करते हुए, तो उन्होंने बताया जनाब कोई 33 साल हो गए। तो 33 साल आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ा अरसा होता है। और मेरा ख्याल है कि जब यूटिलिटी स्टोर्स अभी फ्लरिश कर रहा होगा, ये दायरा बढ़ रहा होगा, तो वो सब कुछ इन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा, क्योंकि 71 में इसकी बुनियाद डली थी। तो सर क्या मामलात हैं? पहला सवाल सुने मेरा। पहला सवाल ये है कि जिस शख्स को 30-35 साल किसी इदारे के साथ हो जाए, उसका एक जज्बाती ताल्लुक़ कैसा होता है उस इदारे के साथ? मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि ये यूटिलिटी स्टोर हमारी माँ है। हाय हाय। जैसे पाकिस्तान, पूरे कौम पाकिस्तान उसकी माँ है, जैसे ये यूटिलिटी स्टोर भी हमारी माँ है। ये इतनी अहमियत है। इतनी अहमियत है। ये स्टोर के मैनेजमेंट जो हुक्म हमें करते हैं दिन रात, हम इसके लिए मेहनत के लिए मजदूर तैयार रहते हैं 24 घंटा, कोरोना हो हर या टाइम में, कोई सिक्योरिटी के मामला जी। हो, तब भी हर एनी टाइम 24 आवर्स, हाँ। 24 आवर्स कोई भी इदारा हाँ। ड्यूटी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं करता है। हाँ। छुट्टी करते हैं, ज़्यादा छुट्टियाँ करते हैं? कितनी करते हैं? हमारी छुट्टियाँ इतनी पड़ी हुई है ना, हाँ। आप सोच भी नहीं सकते। 4 साल की छुट्टियाँ पड़ी हुई पड़ी हुई हैं। पड़ी हुई है, हम करते ही नहीं है। अच्छा। और हमें मिलेगी भी नहीं। अच्छा। 1 साल की छुट्टी की अच्छा, अगर 2 दिन स्टोर ना आए तो अजीब सा ही लगता होगा अजीब सा, कि यार दिन नहीं गुजर रहा है। बस हैं? हम तो बिस्तर पे लेटे हुए भी होते हैं ना, हाँ। हमारे इंचार्ज का फ़ोन आ जाता है, आ जाओ, हम आ जाते हैं। बुखार है, कुछ भी है, कुछ भी पहुंचो। हम आ जाते हैं, अच्छा। आ जाते हैं। जब हम
मेडिकल छुट्टी पे भी जा सकते हैं, हाँ। मगर हम मेडिकल भी नहीं करवाते। अच्छा, आप तो पक्के हैं ना, सरकारी मुलाजिम पक्के, मेडिकल बेनिफिट दुनिया जहाँ की चीजें, तो आपको तो फिक्र नहीं होनी चाहिए। आप नहीं। बैठे हैं सुकून से, आप क्यों एहतजाज में रंग काला कर रहे हैं? हम मजदूर है, हाँ, ये भी मजदूर है, हाँ, हम मजदूर है। हमारे ये जो हमारे जो है ना हाँ। एमडी साहब बैठे हुए, ये भी मजदूर है, हाँ, ये भी गवर्नमेंट के मजदूर है, हाँ। ये भी तनख्वाह गवर्नमेंट से लेते हैं, हम भी गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं। बंद कर दें ये इदारा? बंद कर दें, इनकी मर्जी कहते हैं, इनकी मर्जी है, ये जो चाहे कर सकते हैं, इनको तो कोई नहीं रोक सकता है। और अगर बंद हो इसको गया इनको होगा क्या? इनको तो वर्ल्ड बैंक वाले भी नहीं रोक सकते। अच्छा, आज वर्ल्ड बैंक वाले ने यूटिलिटी को अहमियत दिया कि सबसे बेहतरीन महकमा है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, हाँ, और यहाँ करप्शन नाम का चीज़ बिल्कुल है, हाँ। मगर कम है, हाँ। मगर बेनज़ीर सपोर्ट के वजह से ये मज़दूरों को, गरीबों को पहुँचता है, तो इसको अहमियत दिया जाए। ये मज़दूर थे जो पाकिस्तान को बुलंदियों तक पहुँचाए। कौन पहुँचाया? ये मज़दूरों ने पहुँचाया। अगर वो ना होते हाँ। तो कोई भी मंसूबा पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता था। ये बात बिल्कुल हकीकत है। चाहे एटम बम हो, चाहे बहुत बड़ी कोई बुलंदो बाला इमारत हो, उसमें मजदूर की अहमियत बाहर कैफ अपनी जगह होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। अच्छा ठीक है, हमने मान लिया कि गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां होंगी, उनके अपने खदशात होंगे, अपने एतराज़ात होंगे। हमने मान लिया कि यूनियन के अपने मुतालबात होंगे, किसी को पक्का करवाना है, किसी की तनख्वाह बढ़वानी है, वो सारी बातें एक तरफ। मेरा सवाल ये है कि इन दो बड़े हाथियों की लड़ाई में जो गरीब आदमी है वो क्यों पिस रहा है ना? जो सरकारी मुलाजिम है ठीक है, जो परमानेंट हो चुका है उसका तो मामला चलते रहेंगे, मगर जो परमानेंट नहीं हुआ इदारे में काम तो वो भी कर रहा है, और कई कई सालों से, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि कई दहाइयाँ हो गई, 2-2 दहाई से काम कर रहे हैं। ये नौजवान कोई 12 साल, कोई 14 साल, ये 17 साल, 18 साल, ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। सवाल प्रोग्राम के नाम के साथ मैं करना चाहूँगा कि आखिर क्यों ऐसे गरीब आदमी को, डेली वेजेस मुलाजिम को, जिसका गुज़र बसर इसी के ऊपर होता है, एकदम बरतरफ कर दिया गया है। ये अपने मामलात कैसे चलाएंगे? आखिर क्यों इनके बारे में कोई नहीं सोचता? ये जितने एम्प्लॉइज़ खड़े हैं ना, इन सब के तजुर्बात सुनने के लिए मैं इस वक्त आया हूँ। और ये उमूमी तौर पे हम लोगों के पास जाते हैं ना, तो लोग थोड़ा सा झिझकते हैं बात करने में। ये भाग कर आ रहे हैं बात करने के लिए। उसकी वजह ये है कि भाई डर है इन्हें कि हमारी नौकरी चली गई तो हमारे घर चूल्हा नहीं जलेगा। मेरे साथ इस वक्त जो भाई यहाँ खड़े हैं, मुझे अभी यहाँ कुछ लोग बता रहे थे आपको गोली लगी अभी कुछ अरसा पहले। किसने मार दी गोली? पिछले रमज़ान में मैं आटे की गाड़ी पे था, मुझे इंचार्ज बनाया था आटे की मोबाइल पे। ठीक है। तो हमने आटा पूरा सेल किया पूरे रमज़ान में। तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था तो डकैत आ गए, 4 बंदे थे वो तकरीबन। आटा लूटना चाह रहे थे? आटा नहीं, पैसे लूटने जा रहे थे वो, ट्रक पैसे और- लूट के हाँ, ले गए। हाँ। कम से कम 3-3.5 लाख रुपए था वो कैश पूरा लेके गए, मोबाइल लेके गए मुझसे, और जो भी जेब में पर्स था वो भी ले गए, सारे कागजात थे उसमें वो भी ले गए। और पहले उन्हें आते सारी मुझे फायर मारा है, 2 फायर मारे हैं, एक हवाई मारा है और एक मुझे मारा है। वो पैर पे लगा? पाँव पे लगा, और ये पाँव की जितनी भी हड्डियाँ हैं ना, 5 उंगलियाँ ये टूट गई हैं। और उसके बावजूद भी जो है ना, मुझे कोई मेडिकल नहीं दिया इन्होंने। ये इलाज और किसने करवाया? मैंने खुद किया अपने उस पर, बेनिफिट पे, अपने जेब से खर्चा किया है। कितना खर्चा आया होगा? कम से कम जब 4-60 हज़ार रुपये इस पे लग गया है। और ये अफसरान कह रहे थे बड़े से बड़े हॉस्पिटल जाओ, हाँ। आगा खान चले जाओ, अब लियाकत में चले जाओ, उधर इलाज करा। उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। ये तो शुक्र है मैंने इलाज लियाकत नेशनल से, आगा खान से नहीं कराया, नहीं तो ये मुझे और भी जो है ना, और भी पड़ जाते। पाँव सही हो जाता, जेब फट जाती, जेब फट जाती। उसके अलावा भी मेरे 3.5 लाख रुपए मैंने जेब से भरे हैं, ये मैंने खुद पे किए हैं सब। इन्होंने मेरे उसमें डाल दिए, गिल्टी कर दिया, कह दिया ये जो है ना, ये जो है ना पैसा कैश संभाला नहीं। भाई कैश कैसे संभालता? वहाँ के तिजोरी थोड़ी है, ना पुलिस सिक्योरिटी है, ना कुछ है, खुली गाड़ी है, खुली दावत दी हुई है सबको, मुजरिमों को, भाई आके लूट के ले जाओ। और सरकार का दिया हुआ सामान आप सप्लाई करने गए थे? आटा बेचने के लिए। 650 रुपये का आटा जो बिक रहा था ना, वो था 648 रुपये का 3.5 लाख रुपए आपसे भरवाए गए? मुझे से भरवाए गए। सर कैसे भरे? उधार लिया? क्या सबसे किया? उधार लिया, बेगम का जेवर बेच दिया, किसी से उधार लिया, तनख्वाहें कटी है मेरी अभी तक। अभी ये पूरे 1 साल तक तनख्वाह कटी है। कितने साल दिया आपने इस इदारे को? 14-14.5 साल हो गए तकरीबन।
आपने कितना टाइम दिया है 14 साल दिए। इतने बड़े बड़े काम हम डेली बेस से लिया गया है और हमें निकाल दिया गया। हमारे डेली बेस के लोग अकाउंट्स में बैठे हुए, मैं खुद वेयर हाउस में बैठा हूँ, मैं 14 ग्रेड वाले की जगह पे समझे नौकरी कर रहा हूँ, काम उसका सारा कर रहे हैं? सारा मैं कर रहा हूँ, मैं डेली बेस होता हूँ, मुझे निकाल दिया गया। स्टोर इंचार्ज है। ये आप 13 साल से स्टोर इंचार्ज बन के रहे, स्टोर चलाया हम लोगों ने 13 साल तक। 16 साल मैंने चलाया, 18 साल सर्विस हो गई, 16 साल से स्टोर चला रहा था। अब 2 साल से साइड किया तो उन्होंने, 2 साल हुए गाड़ी पे लोडिंग भी कर रहे हैं, पैकिंग भी कर रहे हैं, सारे काम से करवाए जा रहे हैं। अब ये थोड़ी कि एकदम ये 16-18 साल में आज भी महीने के आखिर में क्या पैसे घर लेके जाते हैं? महीने आखिर में 22,000 30,000 रुपये, बाकी यहाँ खा पी लेते थे, खाना वाना। सर क्या तनख्वाह बनती है? सर अब जाके 37,000 हुई है, उससे पहले तो 32,000 जो मजदूर की तनख्वाह है। बस उसमें से भी 14 साल आपकी नौकरी को हो गए। अगर एक छुट्टी कर लो तो पैसे कट गए। हमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया ही नहीं उन्होंने कभी। हमसे लोडिंग कराई, हमसे पैकिंग कराई, सारा काम कराया हमसे। संडे लगवाए जाते हैं तो वो काट दिए जाते हैं। हालांकि संडे को काम भी करवाया होगा। हॉलीडे की छुट्टियाँ भी कटती हैं हमारी, जैसे कोई भी हॉलीडे हो गया ना, कोई भी छुट्टी होगी मैं तो समझता हूँ 30-32 हज़ार ही ले जाता होगा बस घर पे, उसमें भी कट जाते हैं कभी कभी। 22,000 में घर जाते हैं भाई, यहाँ पेट्रोल है, खाना है, चाय है, मामला कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। गोलियां भी खाओ, ये आपके पैसे भी भरो, तनख्वाह भी कटवाओ। स्टोरों पे हम ड्यूटी करते हैं, हम आवाम की गालियां सुनते हैं, सब कुछ हम बर्दाश्त करते हैं। हाँ, लोग तो लेकिन बड़ा निकाला भी हमें गया। नाराज हो जाते हैं लोग। आप देखें, निकाला भी हमें गया। एक हमारा दोस्त था आतिफ शहीद, हाँ, वो स्टोर की डकैती के दौरान शहीद भी हो चुका भी हो गया, है, वो भी डेली बेसिस पे था। आज तक उसको कुछ भी नहीं मिला बेचारे को, किसी ने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया इदारे वाले ने, सिर्फ 80,000 रुपए दिए हैं उसके वो कफन तो- दफन के लिए। कफन दफन के लिए बस। वो किसने दिए? वो इदारे ने दिए। अपर मैनेजमेंट के अफसरान ने दे दिए होंगे सर, इदारे ने नहीं दिए होंगे, अफसरान ने कुछ। जो स्टोर इंचार्ज होता है पूरी दिन की सेल करता है ना, तो वो भी जो है ना जिम्मेदारी स्टोर इंचार्ज की होती है, बैंक तक लेके जाना, जमा कराना, और रास्ते में कोई दिक्कत हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो स्टोर इंचार्ज के उसमें गले में। सर हम लोग 8-8 लाख रुपए लेके जाते हैं रमजान के दिन, सुबह में 8-8 लाख रुपए बैंक जाते खुदा ना हैं। खास्ता वो छिन गए, अगर वो छीन गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भरने हैं वो, और कोई नहीं ये भरेगा। तैयार मतलब आप में, मैं ये देख रहा हूँ आप में, और एक वो जो सेल्समैन होता है छालिया फरोख्त करने वाला, फिर उसमें तो कोई फर्क नहीं हुआ। उस गरीब से भी मालिक बोलता है कि भाई डकैती हुई, गोली खाओ, कुछ भी करो, पैसे भर के दो। हम लोग भी पैसे भरते हैं सर। तो आपके ऊपर तो सरकार बैठा हुआ है, उसके सरकार बावजूद तो हाथ हटा देती है फौरन। अफसरान को बोलते हैं हम, सर ये ऐसा मसला है, हमें सिक्योरिटी नहीं है, हमें कुछ नहीं है। वो कहते हैं करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जॉब से निकाल देंगे। ये धमकियाँ दे के हमसे जो है ना काम कराते थे, और कुछ नहीं है। आज वही हुआ जो हमें ना बगैर धमकी दिए निकाल दिया। मतलब जिन धमकियों को इतने अरसे तक सहते रहे इस नौकरी को बचाने के लिए, आज वो नौकरी भी खत्म हो गई। सैटरडे को हम लोग जॉब पे आए और मंडे को जब सुबह जॉब पे गए तो बोला आप फारिग हो चुके हो। ये नौकरी सबसे ज्यादा किसके लिए अहमियत रखती है आप सब में से? सबके लिए। सिर्फ इसी नौकरी पे हम जो हो रहे हैं, हमारी यही डबल काम कौन कौन करता है? यहाँ से ड्यूटी टाइमिंग खत्म होने के बाद टाइम ही नहीं बचता। आप करते हैं, क्या काम करते हैं? जिसमें जान बचती है ना, टाइम बचता है। नहीं, जान तो नहीं बचेगी, क्या करते हैं? सर एक दोस्त का शीरमा लाओ से उस पर खड़ा होता हूँ सेल में नहीं पे। ठीक है, आप क्या करते हैं सर? सर जान नहीं बचती, नहीं बचती, नहीं बस बचती। घर बंदा गए तो थक फिर जाता है, बिल्कुल 7 अच्छा। बज जाता है घर पहुंचते पहुंचते, फिर घर का काम देखो, बस उसी में पूरा हो जाता है। डबल काम करता हूँ, 6 बजे घर पहुँचता हूँ ना, फिर रात के 11 बजे तक फ्राइज लगाता हूँ, तो उसमें 12-13 हज़ार रुपये मिल जाते हैं थोड़े। तो अंदाज़ा लगाए ना, ये 12-13 हज़ार के पीछे उसके 12-14 घंटे भी हैं मेरे भाई, जो बहुत बड़ी बात होती है। बहरहाल ये इतने सारे लोग कहते हैं ना कि ज़बान खल्क को नकार खुदा समझो, तो ये ज़बान खल्क है भाई, ये जो एक ज़बान होकर सारे एक ही बात कर रहे हैं। मैंने अभी ऐसे भी मुलाजमीन से बात की जो पक्के हैं, जिनकी 30 साल सर्विस हो गई, सुकून से रिटायर हो, घर जाएँ, पेंशन है, उनको क्या फ़िक्र है, वो भी इनके साथ खड़े हुए। क्यों खड़े हुए? क्योंकि वो जानते हैं कि भाई ये सिर्फ कागज़ पे पक्का और कच्चा है, काम तो ये भी वही कर रहा है, काम मैं भी वही कर रहा हूँ, और कोई 2-4 दिन से नहीं, बल्कि जनाब आली कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पेंडेमिक्स में भी काम किया है, जिन्होंने फ्लड के अंदर काम किया है। जैसे हमने अपने उन हीरोज़ को सैल्यूट किया था ना, जिन्होंने जो डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, वार्ड बॉय थे, फिर हमारे जो फलाही इदारे वाले, छिपा, ईदी, दीगर इदारे वाले, हम उन्हें सैल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने उस दौर में काम किया जब लोग घर से निकलने को तैयार नहीं थे। उसी तरीके से इन लोगों ने भी उस दौर में काम किया है। ये जो आज अपना पाँव ख़राब करके एक शख्स बैठा है, ये अपने घर का आटा तो नहीं लेके जा रहा था ना, ये गवर्नमेंट का दिया हुआ जो लोगों के लिए सब्सिडाइज आटा था वो लेके जा रहे थे,
और डकैत भी इनके पास इनका 1500-2000 वाला मोबाइल छीनने नहीं आए थे कीपैड का, वो उनसे वो भारी रकम छीनने आए थे जो कि गवर्नमेंट की रकम थी, जो इनकी रकम नहीं थी। तो उसके बावजूद अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो ये आम आदमी तो मेरे ख्याल से फिर कहीं का नहीं रहेगा। हाँ जी, ये जो गैर कानूनी और गैर अखलाकी तौर पे लोगों को हमारे डेलीज को बरतरफ किया गया है, इसमें एक शख्स यूटिलिटी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की पूरी मैनेजमेंट में जितनी मौजूद है, एक मर्द मुजाहिद निकला जिसका नाम नियाज हुसैन बुरोई है, जो कि हैदराबाद रीजन का रीजनल मैनेजर है। उसने टोटली तौर पर रिफ्यूज़ किया। उसने कहा मैं ये जुल्म नहीं कर सकता, मुझे नौकरी नहीं चाहिए ऐसी, और उसने इनकार किया। वाहिद पूरे पाकिस्तान में हैदराबाद शहर है जिसने एक भी डेली वेज वर्कर को बरतरफ नहीं किया। मैं उसको सलूट करता हूं, और गैरत करनी चाहिए बाकी रीजनल मैनेजरों को भी कि जब एक शख्स इतना बड़ा इंस्टीट्यूट ले सकता है तो आपको एक अपनी सर्विस पोस्टिंग और ट्रांसफर के डर से आपने ये जुल्म किया, हालांकि दिल से आप भी जानते हैं कि आपने ये गलत काम किया। तो मैं सिर्फ एक नौकरी बचाने के लिए 3000 लोगों की नौकरी दाव पे लगा दी। मैं पूरे पाकिस्तान के वर्कर्स की तरफ से जनाब नियाज बुरोई साहब को सलूट करता हूं कि और मैनेजमेंट से भी ये करता हूं कि किसी सूरत में भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, वरना पूरा पाकिस्तान का वर्कर सरापा एहतजाज होगा। आपका कौन सा इलाका है, कार्यालय है? यहाँ पर है ना करीब में या नहीं है? कहाँ पर है? थोड़ा दूर है, पासपोर्ट ऑफिस के पास है। खुला ही नहीं था, बंद होता वो। अभी तो खुला हुआ था, पता नहीं कब खुला होता। सामान प्रॉपर होता है वहाँ पर? जाते हैं तो खुलता ही नहीं, तो अच्छा, सामान भी नहीं होता। अच्छा, पैसों में रियायत होती है? सामान नहीं, क्या की रियायत? सामान हो रियायत होगी ना। अच्छा, अब हुकूमत कुछ इस तरह के इकदाम कर रही है जिससे लग रहा है कि शायद ये सिलसिला अब ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर या ख़त्म किया जाए या इसको बेहतर बनाया जाए, आप क्या समझते हैं? यार देखो, बात ये होती है कि आवाम को सहूलत दो बस। ठीक है, गरीब आदमी मर रहा है, हाँ, उसको बचाओ, कोई भी हो। हाँ, अगर उसको 4 पैसे बचेंगे, हाँ, तो उसको फ़ायदा होगा, वरना गरीब आदमी मर रहा है। तो वो तो ऐसे ही मुमकिन हो सकता है कि इसके आउटलेट्स बढ़ाए जाएं और इस पे सामान भी प्रॉपर रखा जाए। तो सामान होगा तो बंदा लेगा ना। हाँ, आउटलेट बढ़ाने की बात नहीं है, सामान रखने की बात है। 2900 से ज़ायद मुलाजमीन को कल परसों में एक ही दिन के अंदर निकाल दिया गवर्नमेंट ने। जाती है, रमज़ान से पहले, एक हफ्ता पहले जाती है। अच्छा, बिल्कुल जाती है। कोई भी हो, इंसान है, हाँ, मुसलमान है, रहमान है। 20-20 साल की मुलाजमत है उनकी, भले वो उसकी 1 साल की हाँ, उसके चूल्हे चल रहे हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी माँ है, उसकी बहनें हैं। जाती बंद नहीं किया जाए इदारे को, बेहतर किया जाए। आपने खरीदा सर कभी सामान, कोई आटा तेल चीनी कभी तो खरीदा होगा? कहाँ से लेते हैं? मोहल्ले की परचून की दुकान से? देसी लोग हैं। अच्छा, तो ये भी देसी है, सरकारी होता भाई, ये क्यों नहीं लेते? वैसे वजह क्या है? समझ नहीं आता। क्वालिटी, मतलब कि हाँ, क्वालिटी की वजह से हम लोग नहीं लेते। हाँ, मोहल्ले की दुकान होती है, अपना थोड़ी मिकदार में वो सामान लाते हैं। हाँ, सही होता है, अच्छा होता है, क्वालिटी की निस्बत इनकी एक्सपायरी डेट करीब होती है, तो इस वजह से ज़रा अवॉइड करता हूँ। पर एक चीनी जो 150 रुपये मिल रही हो, वो अगर आपको कहीं 130 रुपये मिले तो लोग तो वहाँ भाग कर जाते हैं। क्यों मिल रही है? आपने कभी इसकी वजह देखी? सर, हुकूमत सब्सिडी देती है ना। ये लोग ज़कीरा अंदोज हैं। ये इतना माल उठा लेते हैं जब सस्ता होता है, जब रेट बढ़ते हैं तो ये फिर अपने ऊपर स्कीम लगा। सर, ये तो हुकूमत का डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, हुकूमत सब्सिडी देती है आपको। 100 वाली चीज़ आपको 90 रुपये में देती है, 10 रुपये खुद बर्दाश्त करती है। तो आपसे पता चला ना, वरना तो हमने तो यही सुना ही है हुकूमत से ही, आपके न्यूज़ से, कि ये लोग ज़कीरा अंदोज़ी करते हैं, ये वो फलाना डिमांड। ये इदारे होने चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, किसी को बेरोजगार ना किया जाए। 13-14 हज़ार मुलाजिम हैं, किसी को बेरोजगार ना किया जाए, उसको अल्टरनेट निकाला जाए। हाँ, ये बेहतर। अगर इदारा नहीं भी सही काम कर रहा तो लोगों की नौकरी ना ख़त्म की जाए। कोई मकसद है कि इरादा चाहे गलत कर रहा है। अब ये असम्बली में बैठे हुए, हाँ, ये भी तो गलत करते हैं। ज़बरदस्त, तनख्वाहों में इजाफा कर लिया, ये गलत नहीं है क्या? इसको क्या करें, कर दें? अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट उठा है। अच्छा जनाब, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, ये मेरे जहन में नहीं आया था। भाई कह रहे हैं कि अगर इदारा काम नहीं कर रहा और इदारे को बंद करना है तो ये जो असम्बली में बैठे हुए लोग हैं, गलतियाँ तो ये भी करते हैं, तो क्या इनको भी बंद कर दें या इनकी भी नौकरी ख़त्म कर दी जाए? मुलाजमत ख़त्म करना जो है वो कराची वाले नहीं समझते कि किसी तरीके से भी जस्टिफाइड है।
वेलकम बैक नाजरीन। जिस अहम मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं उस हवाले से यकीनी तौर पर जो यूटिलिटी स्टोर्स के एम्प्लॉइज़ हैं उनके अंदर तशवीश की लहर दौड़ गई है। 2900 से ज़ायद मुलाजमीन जो है वो उन्हें एक लेटर के ज़रिए जो है घर भेज दिया गया है और तमाम ही मुलाजमीन अब ख़ासा परेशान दिखाई देते हैं। यूनियन क्या कर रही है इस हवाले से? यूटिलिटी स्टोर्स की इतने सारे एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी एक यूनियन है, उसके मुंतखब ज़िम्मेदारान हैं। इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रफ़ीक कुरैशी साहब। आप ऑल पाकिस्तान वर्कर्स के सेक्रेटरी जनरल हैं और इस वक्त क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं, क्या मुतालबात हैं, कौन से एतराज़ात हैं, इन तमाम तर चीज़ों पे आपसे बात करते हैं। रफ़ीक साहब, गवर्नमेंट तो कुछ चीज़ों को जवाज़ बनाकर अब ये चाह रही है कि इस मामले को वाइंड अप किया जाए और उसका आगाज़ भी हमें दिखाई दे गया है। क्या मुतालबात हैं इस वक्त और जो वर्कर्स के अंदर इस वक्त परेशानी देखने में आ रही है, तो वो क्या आपके सामने आकर इस वक्त अपनी चीज़ें रख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो सवाल आपने किए तो ये तो सवाल हमारा है, हम ये बात समझने से कासिर हैं कि आखिर गवर्नमेंट ऐसा क्यों करने जा रही है। अच्छा, ये इदारा 1971 में इसका क़याम हुआ। इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते 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 फिर एक वक्त ये आया कि गवर्नमेंट ने हर यूनियन काउंसिल की सतह पर स्टोर्स खोलने का हुक्म दिया, जो हमने खोले। पहले आप ये समझ लें कि इसका पहले तरीक़ाकार ये था कि हम इसको कमर्शियल बुनियादों पे चलाते थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें इस बात पे मजबूर किया कि हम इसको फिर सब्सिडाइज जो मॉडल है उस पर लेकर आए। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी और हम उसको आवाम को पास ऑन करते रहे। लोग ये समझते हैं कि शायद ये इदारा गवर्नमेंट चलाती है। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि गवर्नमेंट का इसमें एक पैसा का अमल दखल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। हमारी सारी तनख्वाहें हम खुद जनरेट करते हैं, हम तमाम अखराजात अपने जो सेल करते हैं उसके प्रॉफिट से ख़ुद पूरा करते हैं। जितनी बिल्डिंगें या जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, ये हमने अपने मेहनत से, अपने खून के पसीने की मेहनत से इसको बनाया है। इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट जो हमें सब्सिडी देती है वो सब्सिडी हम पास ऑन करते हैं कंज्यूमर को। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, ना उससे। बल्कि आपको मैं ये भी बताऊं कि कोई भी इदारा हो, जब गवर्नमेंट कोई काम लेती है तो उसके सर्विस चार्ज देती है। हमने आज तक इनसे कोई सर्विस चार्जेस भी नहीं लिए। इवन के आप अंदाज़ा कीजिए कि जब भी कोई ऐसे हालात आते हैं, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो कोरोना का वक्त था, हमने जितनी भी सर्विस दी हैं आज तक किसी की सर्विस चार्ज नहीं ली। इसके बावजूद हम ये समझने से कासिर हैं कि ये ऐसा इस इदारे के पीछे क्यों पड़े हैं। आपने फरमाया कि आप अपने अखराजात, तनख्वाहें, सारी चीज़ें खुद निकालते हैं। गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो कंज्यूमर को दे दी जाती है, तो फिर ये बाकी मामलात कैसे चलाए जाते हैं? जो बिजली का बिल देना है, कोई और मामलात करने, वो पैसे कहाँ से? देखिए, मैंने आपसे गुजारिश की, जो हम सेल करते हैं, जो उसका प्रॉफिट होता है, हाँ, उस प्रॉफिट के ज़रिए जो है हम अपनी सैलरीज और जो भी रेंट से हमारे जितने भी अखराज आते हैं, बिजली मुझे थोड़ा सा समझाएं। मिसाल प्रॉफिट कैसे होता है? सबसे आप तो सस्ती दे रहे हैं, नॉर्मल प्राइस से भी सब्सिडी गवर्नमेंट उस पर आपको दे रही है। आप इस बात को समझें। एक चीज़ है 50 रुपए की, गवर्नमेंट ने हमें कहा कि इसको आप 45 रुपए की दे दें, दे दी। हमने उसको बेच दिया 45 रुपए की। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो 5 रुपए का जो नुकसान हुआ वो तो गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दे दी। हमारी सेल तो 50 रुपए की हुई, उसका जो प्रॉफिट होता है उससे हम अपने इदारे को चलाते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गई कि गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो कंज्यूमर को दे दी जाती है और एक नॉर्मल दुकानदार की तरह ही सारा सिस्टम चल रहा होता है। वो अपनी सेल करता है, उससे जो प्रॉफिट आता है उससे अपना घर, यानी कि आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ का मामला चलाते हैं। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट जो एक ख़तीर रकम सब्सिडी की सूरत में आपको दे रही है, जो मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, उसको देखते हुए ये फ़ैसले अगर किए जाते हैं तो क्या एतराज़ात इस पर जो है वो यूनियन के सामने आते हैं? गवर्नमेंट की एक चीज़ थी, एक इनिशिएटिव लिया गया, अब गवर्नमेंट उसको वापस ले रही है, तो उसमें क्या मामला है? सब्सिडी की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हमने कब कहा सब्सिडी दी जाए हमें? हम तो ये कहते हैं कि जो मतलब है कि हम सर्विसेज देते हैं उसकी भी हमने आपको बताया कि हम उसके चार्जेस नहीं लेते। सब्सिडी की बात नहीं हो रही। अच्छा। ना गवर्नमेंट कोई हमें पैसे देती है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर, जिस तरह देखें, हमारे ऊपर पेपरा
कवानीन लागू होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट से कई मुलाकातें हुई आपकी, फेडरल मिनिस्टर से और दीगर वज़रा से, क्या वजूहात बताते हैं वो, जवाब क्या बताते हैं और इस वक्त क्या यकीन दहानी करवाई है उन्होंने? नहीं, देखें, जब ये मामला शुरू हुआ, ये ख़बरें चली, तो हमने एक धरना इस्लामाबाद में दिया। इसके बाद हमें राना सनाउल्लाह साहब से मुलाकात हुई, राना तनवीर साहब से जो कि हमारे कंसर्न मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात हुई। ये चीज़ रिकॉर्ड पर है कि राना तनवीर साहब ने हमें कहा कि नहीं, ना तो हम इसको वाइंड अप करने जा रहे हैं, ना किसी एम्प्लॉइज़ को निकालेंगे और ना ही इसको प्राइवेटाइज की तरफ लेके जा रहे हैं, हम सिर्फ इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तुमने कहा ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग में हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि उन्होंने ये सब हमारी मौजूदगी में, और लोग भी मौजूद थे, मीडिया भी वहाँ मौजूद था, उनकी मौजूदगी में उन्होंने वादा किया था कि ना तो किसी एम्प्लॉइज़ को निकालेंगे, ना इसको वाइंड अप करेंगे। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने प्लान पे काम कर रहे हैं। देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने इसकी 2 वजूहत बताई हैं, इदारे को वाइंड अप करने की 2 वजूहत बताई। एक, उन्होंने कहा कि यहाँ पे करप्शन है। दूसरी वजह उन्होंने ये बताई कि ज़रा यहाँ पर नाक़िस सामान सेल किया जाता है। मेरी गुजारिश है कि हमें भी वक्त दें, मिनिस्टर साहब दें, पीएम साहब दें, यूनियन के सामने बैठें, हम बताएं ये दोनों जो आपके सवाल हैं, ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना करप्शन होनी चाहिए, ना गैर मेयारी अशिया यहाँ बिकनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यहाँ जो करप्शन है वो करप्शन करता कौन है? क्या ये एम्प्लॉइज़ करप्शन करते हैं? एमडी की अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारा इदारा एक बोर्ड के तहत चलता है, इस बोर्ड के नुमाइंदों की अपॉइंटमेंट कौन करता है? सही है। परचेजिंग कौन करता है? तो अगर करप्शन की बात करें तो करप्शन जिन लोगों ने की है वहाँ पर उनका एहतसाब होना चाहिए। ये माल कौन परचेज करके देता है? जी, ये हमारा हेड ऑफिस, वहाँ पर एक कमेटी बनती है जो कि जीएम्स के लेवल के लोग होते हैं। तो जीएम्स के लेवल के लोग इसकी परचेजिंग करते हैं। और क्या बोलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होता है, इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि नीचे आके वो वाला माल कहीं और चले जाता है, दूसरा माल नहीं, ऐसा नहीं है। इतनी सख्त मॉनिटरिंग हमारी यहाँ, हमारे यहाँ एरिया मैनेजर होता है, उस पर रीजनल मैनेजर होता है, और उसके अलावा विजिलेंस टीम है हमारी। सवाल ही नहीं पैदा होता। जो सामान, शिकायत तो आवाम से मैंने 10 दफ़ा सुनी है, वैसे ये बात मैं आपको देखिए, शिकायत गैर मेयारी सामान की तो मैंने गुजारिश की, गैर मेयारी सामान हो या मेयारी, आप उससे बरी हैं, हम उससे बरी हैं। जो सामान आता है हम उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, फेयर इनफ। दूसरा जो इल्ज़ाम था पीएम साहब का कि गैर मेयारी अशिया, तो माजरत के साथ पीएम साहब को ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार भी आपके वज़रा और आपके लोग हैं। ठीक है, अब आप पूछें वो कैसे? सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे आपने कहा। मैं जवाब इसका देता हूँ कि आटा जो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है, आटा पूरे पाकिस्तान में जो बहुत बड़ी सेल है हमारी, इसकी वीट कौन फराहम करता है? यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को कौन पाबंद करता है कि आप पास्को से गंदम खरीदें? जो गंद आपके वज़रा ने, आपके लोगों ने गंदी गैर मेयारी गंदम खरीदी, वो हमारे हवाले किया आपने, और हमें पाबंद किया कि आप इसे लेने के पाबंद है, बाजार से वीट नहीं ले सकते। अपनी गंदगी दूसरे पे डाल दी गई, पूरी अपनी गंदगी, इनके मिनिस्टरों की करप्शन, वो सारे के सारे यूएससी के खाते में डाल दी गई। ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। ठीक है, बड़ा इंकिशाफ है। जी बिल्कुल। पास्को पे जाके देख लें आप। और हम पर ये पाबंदी थी कि तमाम वीट हम पास्को से लेते थे। जो गंदम इन्होंने बाहर से बरामद पाबंद करते हैं वो आपको नहीं, जो बरामद की उसमें करप्शन अलहदा। ठीक है, गैर मेयारी गंदम वो हमसे बिकवाई गई, और हम पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपकी अशिया जो 2900 डेली वेजेस एम्प्लॉइज को बरतरफ करने का मामला चल रहा है, और इसके बाद सेकंड कर दिया है। सेकंड फेज में कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉइज हैं उनकी बात हो रही है। तौर पे ऐसा है। वो कितने होंगे? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट, मैं अगर सिर्फ मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट के पूरे पाकिस्तान में 3400 के करीब, एक और 3000 की लॉट तैयार है। 3500 अच्छा, बिल्कुल। कराची शहर की बात की जाए, कितने यूटिलिटी स्टोर्स हैं, कितने एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ पर? कराची शहर में तकरीबन 80 के करीब स्टोर हैं, और अगर हमारे 2 रीजन है, साउथ रीजन और नॉर्थ रीजन, अगर दोनों रीजन की स्ट्रेंथ को जमा किए तकरीबन 350 एम्प्लॉइज़ हमारे यहाँ पर होते हैं। 350 एम्प्लॉइज़। अभी जो पहली बरतरफियाँ हुई हैं, इसके अंदर कराची में से कितने लोग बरतरफ हुए होंगे? कराची से डेली वेज के तकरीबन 70 से ज़्यादा लोग। इनमें मिनिमम जो उनकी जॉब का दौरानिया है वो कितना है, मिनिमम टू मैक्सिमम? देखें जी, मिनिमम 12 से 17 साल तक, कम से कम 12 साल की सर्विस है इनकी। और देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि
ये जो कहते हैं डेली वेजेस एम्प्लॉय तो रहा ही कोई नहीं यूएससी के अंदर। आप सबको ही कंफर्म मांगते हैं? ऐसे नहीं, मैं नहीं कहता, कानून ये कहता है, अदालतें ये कहती हैं कि जिसने अपने 90 डेज पूरे कर लिए वो ही इज़ ए रेगुलर एम्प्लॉय। और हमारे पास अदालतों के फैसले महफूज हैं, अदालतों ने इनको रेगुलर किया हुआ है, ठीक है। इसके बावजूद जो है मैनेजमेंट हरदर्मी से काम ले रही है और इनको वो लेटर इशू नहीं करती, जबकि हम इनके खिलाफ अदालतों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी गए हुए हैं। बेशुमार लोग हैं जिनको अदालतों ने रेगुलर किया हुआ है, लेकिन ये ना तो किसी अदालत के हुक्म को मानने को तैयार हैं, ना इनमें कोई अखलाकियात को मानते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि मतलब ऐसा कैसे मुमकिन है कि रमज़ान शरीफ सर पर है, इन्होंने इनके बच्चे नहीं हैं, इनको खुदा का खौफ नहीं है कि इन्होंने 15-15, 17 साल की नौकरी के लोगों को एक रात, वो भी छुप कर रात के अंधेरे में ऑफिस में बुलवाया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ने लेटर इशू किया नहीं किया हमें नहीं मालूम, यहाँ पर जो एकामात आए हैं वो वर्बली आए हैं, बाय टेलीफोनिक। जी जी बिल्कुल, कि आज रात वो को टेलीफोन किसका है? टेलीफोन मैनेजमेंट का, हमारे हेड ऑफिस, हमारे एमडी साहब तो मैं नहीं कह सकता, हेड ऑफिस से आया है, वो जीएमएचआर हो सकते हैं, कोई भी जीएम हो सकता है। हालांकि ये कोई तरीकेकार नहीं गैर कानूनी तरीकेकार है। और फिर किसी टेलीफोन पे कैसे एतबार किया जा सकता? नहीं, दूसरी बात ये है कि कमाल ये है कि हमारे जो रीजनल मैनेजर साहबान हैं, उन्होंने भी जिस तरह से हमारी अदालतें रात को लगती हैं, उन्होंने भी सारा स्टाफ रात को बुलवा लिया। और रात के अंधेरे में ये कार्रवाई इसलिए की गई कि अगला दिन सैटरडे था, उसका अगले दिन संडे था, तो इन्होंने जुम्मे की रात को कार्रवाई इसलिए की कि ये फौरी तौर पे कोर्ट ना जा सके, क्योंकि सैटरडे और संडे कोर्ट बंद होते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि जनाब अली, ये मामला तो हो गया, अब क्या आपकी हिकमत अमली है? मुतालबात बता दें, और अगर पूरे नहीं होते तो उस पर अपने जो आपकी नेक्स्ट जो मूव्स हैं उनमें आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मुतालबात तो बाज़ाब्ता एक चार्टर डिमांड हमारी मैनेजमेंट के पास है, वो अपनी जगह पर। ठीक है। इस वक्त हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा है कि ये गैर कानूनी, गैर अखलाकी बदतरफी को ख़त्म करके इस लेटर को फौरी तौर पर वापस। इससे पीछे नहीं हटा जाएगा? इससे पीछे कोई बात नहीं हो सकती। और अगर ये नहीं माना जाता है और दूसरा फेज भी स्टार्ट हो जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल का, वो तो इंशाअल्लाह ताला बहुत दूर की बात है। अगर हमने इन्हें 27 तारीख तक का टाइम दिया है, हमारे कारपोरेशन 27 तारीख का, 27 तारीख का। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन में 3 यूनियन है, और तीनों यूनियन का मुश्तरका फैसला ये है कि 27 तारीख तक अगर इन्होंने ये लेटर, ये अपने अहकामात वापस नहीं लिए, तो इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में हम धरना देंगे। चलें जी। रफ़ीक कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसील से हमें बता रहे थे कि सारा मामला है क्या, और गवर्नमेंट ने जो इस वक्त 2900 से ज़ायद बरतरफियाँ की हैं और लेटर जारी किया है, गो के उसके अहकामात बदकौल इनके के किसी तहरीरी सूरत में अभी तक मौसूल नहीं हुए। वर्बली हेड ऑफिस से जो अपर मैनेजमेंट के लोग होते हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया, जो कि एक तरीक़ेकार नहीं है। उसके लेटर निकाले हैं रीजनल मैनेजर ने उनके, मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद, चाहे वो तहरीरी हो या ना हो, 2900 मुलाजमीन रमज़ान से पहले ही फारिग हो गए। ये डेली वेजेस बकौल जिन्हें जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है वो डेली वेजेस मानती नहीं है, क्योंकि इनमें जो कम से कम जिसकी मुद्दत मुलाजमत है वो 10 साल से ज़ायद है, और मैक्सिमम जो है अभी जो पहले फ़ेज़ में गए हैं लोग, इनकी मैक्सिमम मुद्दत मुलाजमत 18, 19 साल, 17 साल इस तरीके से है। यकीनी तौर पे एक बड़ा अरसा इन्होंने इस इदारे को दिया और अपनी खदमात दी हैं। गवर्नमेंट को मिल बैठना चाहिए यूनियन के साथ, इन एम्प्लॉइज़ के साथ कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। यकीनी तौर पे किसी को ऐसे बरतरफ कर देना जो कि अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट काम कर रहा हो, तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात होती है। फिर तो यूँ प्राइवेट कॉरपोरेशंस जो होती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर होता है, वो तो अपने आप को किसी सूरत भी महफूज नहीं समझता है। क्या मामला होगा? यूटिलिटी स्टोर्स की जो यूनियंस हैं वो ये कहती हैं कि अगर ये बरतरफियाँ वापस नहीं ली गई और इसके अलावा भी कोई इक़दामात इस हवाले से किए गए, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, धरना होगा इस्लामाबाद में। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स के जो वर्कर्स हैं, इनके जो यूनियंस हैं, इसके ज़िम्मेदारान हैं, वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।